नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश अग्रवाल मेरे YouTube चैनल के इस एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इसका पहला एपिसोड हमने देखा था व्हाट नेक्स्ट आफ्टर 10th। उसी की दूसरी कड़ी हम आज देखने जा रहे हैं व्हाट नेक्स्ट आफ्टर 10th। हम एक मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे कि हमारा सक्सेस एश्योर्ड कैसे होता है। जिन लोगों को बड़ा करियर बनाना है या जिन बच्चों को बड़ा करियर बनाना है, हमारी समस्या वहां से शुरू होती है कि हम करियर तो बड़ा प्लान कर लेते हैं लेकिन बड़े करियर के लिए बड़ी कीमत चुकाने की मानसिकता हम तैयार नहीं कर पाते। मेरी आप सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप जब बच्चे के लिए एक बड़े करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं तो सबसे पहले अपने बच्चों को दोस्त की तरह अपने सामने बिठाइए और पहला सवाल पूछिए कि क्या आपका बच्चा 14-15 घंटे की मेहनत करने की मानसिकता रखता है। क्योंकि विद्यार्थी मित्रों, एक नया दौर चल रहा है सोसाइटी में और वो नए दौर में लोग ये सोच रहे हैं कि एजुकेशन आसानी से हो जाता है। कई कई सारे बार तो ऐसे ही भी अनुभव है कि मुझे लगता है कि जेडबल हो गया, नीट हो गया, ये महाप्रसाद है और बच्चे लाइन में लगे हुए, महाप्रसाद सभी को मिलना, इनको भी मिल जाएगा। मैं पालकों से गुजारिश करना चाहता हूं, अपने बच्चों के लिए जब आप बड़ा करियर प्लान कर रहे हैं या बच्चे खुद के लिए बड़ा करियर प्लान कर रहे हैं तो पहले इस बात का एश्योरेंस कलेक्ट कीजिए। वो एश्योरेंस ये होना चाहिए कि क्या आपके बच्चे 15-16 घंटे मेहनत करने की तैयारी रख रहे हैं, और 15-16 घंटे की मानसिकता यदि उनकी है तब कहां जाकर बड़े करियर के बारे में आप सोचना शुरू कीजिए। मैं और एक मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है, कई बार ये होता है और मैंने ये होते हुए देखा है कि जिनका एकेडमिक लेवल अच्छा है, यानी ग्रास्पिंग पावर अच्छा है, लॉजिकल थिंकिंग अच्छा है, 3 डायमेंशनल थिंकिंग अच्छा है, न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छी है, वो भी लाइफ में परफॉर्म नहीं कर पाते, एग्जाम्स में परफॉर्म नहीं कर पाते। एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाते, इसका सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण कारण होता है कंसंट्रेशन ना होना। वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन पैदा कर लेते हैं खुद के लिए। एक जगह पर फोकस होकर जो कार्य करने की शैली है वो रहती ही नहीं, और क्यों नहीं रहती इस पर चिंतन भी नहीं होता। आपकी जानकारी के लिए बोल दूं कि आज के समय में कंसंट्रेशन की मार्ग पर सबसे बड़ी बाधा यदि कोई है तो वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया बहुत अच्छा माध्यम है निर्विवाद रूप से, लेकिन क्या सोशल मीडिया जैसे माध्यम का प्रयोग करते हुए, वो फिर फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, या आप फ्रेंड्स के साथ चैट कर रहे हैं, गूगल मीट कर रहे हैं, जूम पर मीट कर रहे हैं, कोई भी किसी भी तरह की चीजें जब आप कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो क्या इस पर नियंत्रण होता है या नियंत्रण नहीं होता। 99% बार ये चीजें नियंत्रण में नहीं होती। हमारे पास में सारे प्रावधान मौजूद है, लेकिन हमने चयन क्या करना है इस पर तो नियंत्रण होना जरूरी है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके डिस्ट्रैक्शंस के जितने भी माध्यम है वो सबसे ज्यादा आपको पता है। नहीं, हर विद्यार्थी को मालूम है कि मेरे डिस्ट्रैक्शन का कारण क्या है। फिर मेरे डिस्ट्रैक्शन का कारण हो सकता है मैं बहुत ज्यादा चैटिंग पर रह रहा हूं, मेरे डिस्ट्रैक्शन का कारण हो सकता है मैं बहुत ज्यादा फ्रेंड्स में उलझा हुआ हूं, मेरे डिस्ट्रैक्शन का कारण हो सकता है मैं बहुत ज्यादा सो रहा हूं। ये सारे नॉन एकेडमिक इश्यूज है जो आपको सॉल्व करने हैं, और मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि इन नॉन एकेडमिक इश्यूज पर आप काम करना शुरू कीजिए। नॉन एकेडमिक इश्यूज पर काम करने का सिंपल तरीका है, एक बार चिंतन की मुद्रा में बैठ जाइए और चिंतन की मुद्रा में बैठकर खुद सोचिए कि आपके डिस्ट्रैक्शन के कौन कौन से माध्यम हैं, और जो डिस्ट्रैक्शन के माध्यम आपको नजर आते हैं उसको एक सिस्टमेटिक कार्यक्रम के तहत कम करते जाइए और एक दिन जाकर वो जो डिस्ट्रैक्शन के साधन है वो खत्म हो जाएंगे, आपके लिए समाप्त हो जाएंगे। मान के चलते एग्जाम्पल के तौर पर लेते कि आज हम हमारे दोस्तों के साथ में आधे घंटे चर्चा सत्र में बिता रहे हैं, 1 घंटा चर्चा सत्र में बता रहे हैं, ठीक है। 1 घंटा आप रोज फ्रेंड के साथ में डिस्कशन कर रहे हैं, आने वाले वीक में उसको 50 मिनट कर दीजिए, फिर 40 मिनट कीजिए, फिर 30 मिनट कीजिए। सी फ्रेंड्स, दुनिया में टारगेट अचीव करने के लिए प्रयासों की ऊंचाई बढ़ाना हो या डिस्ट्रैक्शन के सेंटर्स को डिक्रीज करना हो, ये दोनों प्रोसेस एक जैसे ही है। प्रयासों की ऊंचाई बढ़ाने के लिए आज यदि मैं कोई सब्जेक्ट 1 घंटा पढ़ रहा हूं तो कल मैंने वो 1 घंटा 10 मिनट पढ़ना चाहिए, एक वीक बाद 1 घंटा 20 मिनट पढ़ना चाहिए, फिर 1 घंटा 30 मिनट पढ़ना चाहिए। यानी मैंने मेरे प्रयासों की ऊंचाई बढ़ाना शुरू की, तब कहां जाकर एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे प्रयासों की ऊंचाई मेरे लक्ष्य से मैच कर जाएगी, और जिस दिन मेरे प्रयासों की ऊंचाई मेरे लक्ष्य से मैच कर जाएगी उस दिन मैं मैच जीत जाऊंगा।
सेम डिस्ट्रैक्शन के बारे में है। एक आधी चीज यदि आपके लिए व्यवधान उपलब्ध करवा रही है, व्यवधान का तरीका ला रही है, आपके लिए डिस्ट्रैक्शंस पैदा कर रही है, ऑब्स्टेकल बनी हुई है, तो उसको एक सिस्टमेटिक कार्यक्रम के तहत डाउन डाउन करते चाहिए। हो सकता है कि आपको मोबाइल गेम्स का एडिक्शन लगा हो सकता है कि आप पबजी में व्यस्त हो। फिर आज आप यदि 1.5 घंटा 2 घंटा उसके लिए दे रहे हैं, तो आने वाले वीक में तय कीजिए ना कि 1 घंटे पर जाएगा, उसके बाद में तय कीजिए कि 45 मिनट होगा। कोई भी बुरी आदत इमीडिएट नहीं छूट सकती। आपको एक कार्यक्रम, नियोजनबद्धता तैयार करनी पड़ती है, एक नियोजन बनाना पड़ता है, प्लानिंग बनानी पड़ती है, तब कहां जाकर आपकी बुरी आदतें छूटेंगी। मैं और एक चीज पर आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं ये मानता हूं कि बच्चों का परफॉर्मेंस कभी भी बच्चों का खुद का क्रिएशन जितना होता है, जितना क्रिएशन बच्चे करते हैं 95% वो तो होता है, लेकिन ये जो 5% फैक्टर्स हम कंसीडर करते हैं, जिसमें हम मानते हैं कि कोचिंग इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स इंपॉर्टेंट है, टीचर्स इंपॉर्टेंट है, इसमें पालकों ने अपनी भूमिका का चिंतन करना बहुत जरूरी है। मैंने बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स देखे हैं जो इस बात की उम्मीद करते हैं कि ड्राइंग हॉल में बैठकर वो टीवी एंजॉय करें और पीछे के स्टडी रूम में बच्चा बैठकर स्टडी करे। ये सीन नहीं क्रिएट होने वाला, ये सीन 99% टाइम ये वर्क नहीं करने वाला। पालकों को योगदान देना पड़ता है और पालकों ने ये योगदान देना चाहिए। पर बार बार एक ही बात बोलते कि बच्चे सुनते नहीं, बच्चे सुनते नहीं, बच्चे सुनते नहीं। मैं अग्रवाल सर भी आपको यही बता रहा हूं कि हाँ, बच्चे सुनते नहीं, बच्चे देखते हैं और बच्चे जो देखते हैं उसका अनुसरण भी करते हैं। पालक एक बार ठान ले कि मैंने मेरे घर में ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जिस वातावरण में बैठकर मेरा बच्चा संजीदगी से पढ़ाई कर सके, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ सके, तो पालकों के मन में पहला ये नियोजन आना चाहिए कि उसके डिस्ट्रैक्शन के जितने साधन, उसके डिस्ट्रैक्शन के जितने साधन हैं, वो सारे के सारे डिस्ट्रैक्शन के साधन में खत्म कर दूं। फिर किन कारणों से डिस्ट्रैक्शन होता है? बच्चा टीवी के मारे परेशान है, ऐसी व्यवस्था कीजिए बच्चा अकेला पढ़ रहा है, उस वक्त में ऐसा कोई सीन क्रिएट ना हो कि पूरी फैमिली बैठकर टीवी एंजॉय कर रही है और हम बच्चे से उम्मीद कर रहे हैं कि वो पढ़ रहा है। आपको भी वो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और आप सैक्रिफाइस करेंगे तो उसके रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे, उसके परिणाम भी आपको मिलेंगे। ये रिक्वेस्ट है मेरी। हो सकता है कि आप इसको अलग तरीके से लें, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अलग तरीके से ना ले, इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि आपका बच्चा कुछ 18 साल का कंप्लीट नहीं हुआ, इतना संज्ञान नहीं हुआ कि इन चीजों का परिणाम उस पर नहीं होगा। वो तो संवेदनाएं हिलोरे मार रही है और संवेदनाएं जब हिलोरे मारती है तो आपको मालूम है उसके परिणाम क्या होते हैं। तो उसके साथ में कोऑर्डिनेट कीजिए अपने सिस्टम को, घर के सिस्टम को। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, आदर्श लोग देखे हैं, जिन्होंने 2-2, 4-4 साल तक घर के टीवी ऑफ कर दिए, घर का केबल कनेक्शन ऑफ करवा दिया, रिलेटिव्स को बोल दिया कि नहीं बाबा 2 साल तक हम सिर्फ कोई विशेष मौका है तब भी मिलेंगे, रेगुलरली नहीं मिलेंगे। पड़ोसियों के बोल दिया, पड़ोसियों को कि प्लीज आप डिस्टर्बेंस मत क्रिएट कीजिए, एक लिमिटेड टाइम में हम बात किया करेंगे। यानी डिस्ट्रैक्शन के जितने साधन हैं वो आपको आपके बच्चे के रास्ते से हटाने पड़ेंगे, और वो यदि आप हटाने लगे तो बच्चे के मन में आपके प्रति का आदर भी बढ़ेगा और बच्चे को ये लगेगा कि ये सिस्टम पैरेलल चल रहा है, यानी कंट्रीब्यूशन दोनों तरफ से आ रहा है, पालक भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो मुझे भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। एक और विषय को, इसके लिए तो मैं वीडियो बना चुका हूं, लेकिन फिर भी एक 30 सेकंड के लिए मैं ये बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं पालक मित्रों, और वो बात इस तरह की है कि प्लीज ये आने वाले जो ईयर्स रहने वाले हैं, खास करके आने वाले 2 साल जो रहने वाले हैं, इन 2 सालों में अपने बच्चे को आप किसी के भी साथ कंपेयर मत कीजिए। उसको उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए आप क्या मदद कर सकते हैं इस बात पर फोकस कीजिए। तुम्हारा चाचा का लड़का ऐसा, चाची का लड़का वैसा, मौसी का लड़का वैसा, मौसी का लड़का वैसा, ये कोई भी प्रवचन उसको मत दीजिए। उसको उसके लाइफ में उसकी खुद की जो प्रतिभा है, खुद का जो स्किल है, खुद की एबिलिटी है, वो बढ़ाने के लिए उसको प्रोत्साहन देंगे तो आपको ज्यादा सफलता मिलेगी। कई सारे पालक एक गलतफहमी पाले हुए हैं, धारणाएं पाले हुए हैं कि शहर से दूर रखने से बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे से पहुंच जाएंगे, बहुत अच्छे से डेवलप होंगे। मैं छोटा सा रिसर्च आपके सामने रखना चाहता हूं, और वो रिसर्च काफी पेनफुल है। हम सुनते हैं कि राजस्थान के किसी बड़े शहर में जहां IIT जेडबल की कोचिंग थी, वहां एक साल में 700 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। फिर हम यदि ये सोचते हैं कि सुसाइड कर लिया 800 बच्चों ने, 700 बच्चों ने, तो इसके पीछे कारणों का चिंतन क्या जरूरी नहीं है? मैं आप सभी से इस बात की गुजारिश करना चाहता हूं। मैंने उन बच्चों को पनपते हुए देखा है जिनके आउटलेट उनके माँ बाप होते हैं। हर बच्चे का इमोशनल आउटलेट होता है,
हर बच्चा मन का जो संग्रहण है, मन में जितनी चीजें आती है वो चीजें कहीं अभिव्यक्त करना चाहता है, और जो बच्चा इस अभिव्यक्ति को अपने पालकों के सामने करता है उस बच्चे के करियर में सक्सेस होने के चांसेस अल्टीमेटली बढ़ जाते हैं। आप बोलेंगे कैसे? एग्जांपल देना चाहता हूं। संवेदनाएं हैं वो मन में निर्माण होगी। आप अपने बच्चे को 700-800 किलोमीटर दूर पढ़ा रहे हैं, नहीं इस सिटी में अच्छा प्रिपरेशन होता है, इसमें क्या हमने इस बात का चिंतन किया है कि जिस सिटी के बारे में हम ये सोचते हैं ये आईआईटी हब है, ये नीट हब है, यहाँ इसका प्रिपरेशन होगा, एमपीएससी का यहाँ प्रिपरेशन होगा, यूपीएससी का वहां प्रिपरेशन होगा, क्या हमने कभी इस बात का चिंतन किया है कि 20 साल के पहले वो सिटी कहां थी और आज 20 साल बाद कहां है? 20 साल के पहले राजस्थान की जिस सिटी का मैं जिक्र कर रहा हूं, नाम नहीं लेना चाहता, आप समझ जाइएगा, उस सिटी में एक भी पानठेला नहीं था, एक भी मॉल नहीं था, हुक्का पार्लर नहीं थे, इंटरनेट के कैफे सेंटर्स नहीं थे, कोई प्रावधान ही नहीं था डिस्ट्रैक्शन का। आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हुक्का पार्लर शायद बन रहे होंगे उस सिटी में, सबसे ज्यादा मॉल्स क्रिएट हो रहे होंगे, सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन के सेंटर्स बन रहे होंगे, सबसे ज्यादा पब्स बन रहे होंगे। हमारा बच्चा 800 किलोमीटर दूर हमारे पीछे में क्या कर रहा है, क्या उसको नियंत्रित करना इतना आसान होगा? क्या नियंत्रित कर पाने की क्षमता हर पालक में है? क्या इतना समय है? मैं गुजारिश करूंगा 12वीं तक अपने बच्चों को अपने आंखों के सामने अच्छे से एजुकेशन सिस्टम में डालकर हमारे आंखों के सामने लोकल लेवल पर पढ़वाने की कोशिश कीजिए। और लोकल लेवल पर जब पढ़वा रहे तो उसका इमोशनल आउटलेट बनने की कोशिश कीजिए, ताकि उसके मन में जो भावनाएं आए उसकी अभिव्यक्ति वो सहज रूप से आपके साथ में कर सके। आप उसका इमोशनल आउटलेट बनिए। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, और फेसबुक हो, इंटरनेट हो, इंस्टाग्राम हो, इस पर फेसबुक फ्रेंड्स बनना हो, सोशल मीडिया में दोस्त बनना हो, आपके बच्चे के 100-200 और 300-400 दोस्त होने हो, लेकिन फाइनली उसका जो आउटलेट है, भावनाओं की अभिव्यक्ति सबसे सरल रीति से कहीं हो सकती है और उसकी प्रतिक्रिया बहुत अच्छी से मिल सकती है, वो तो या तो मम्मी से पॉसिबल है या तो पापा से पॉसिबल है। तो आप अपने बच्चों के दोस्त बनने की कोशिश कीजिए, और जिन मुद्दों पर आपका अपने बच्चे के साथ में विवाद है उसको सुलझाने के लिए प्रयास कीजिए, नित्य क्रम से प्रयास कीजिए। एजुकेशनल काउंसलर्स की हेल्प लीजिए यदि आपको लगता है तो। मैं तो बोलता हूं लास्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन तो डिस्कशन है, चर्चा कीजिए अपने बच्चों के साथ में। ये चर्चा जब आप करेंगे और बच्चों की अभिव्यक्ति आपके पास में होने लगेगी तो आपके लिए एक सरल रास्ता बनेगा। मैं और एक रास्ते पर चिंतनात्मक तौर पर आपसे डिस्कशन करना चाहता हूं। क्या बच्चे के ये 2 साल हम सिर्फ स्टडी का प्लानिंग करेंगे? जैसे मैंने बोला कि डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए भी प्लानिंग की आवश्यकता है, उसी तरह से हमारे बच्चे का हेल्थ प्लान भी हमको करना पड़ेगा। वो समय आ चुका है। हमारे बच्चे की इम्यूनिटी कैसे डेवलप हो इसके बारे में सोचना ही पड़ेगा, किस तरह से वर्क करेगी। हमको बच्चे के बारे में सोचना पड़ेगा कि हम बच्चे का डाइट प्लान क्या बना रहे हैं, क्या फूड सप्लाई हम बच्चों को दे रहे हैं। पिज्जा, नूडल्स, बर्गर, आपको लगता है इससे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, आपके बच्चे के हेल्थ पर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि ये चीजें नहीं खानी चाहिए, मैं ये कह रहा हूं रादर कि बच्चे का डाइट प्लान एक सिस्टमेटिक अंदाज में होना चाहिए। आज बच्चा क्या है, कभी 4 रोटी खा लिया, कभी 3 रोटी खा लिया, कभी ये सब्जी नहीं चलती, कभी वो सब्जी नहीं चलती, कभी जूस नहीं खाता, कभी हरी सब्जियां नहीं खाता, कभी स्प्राउट नहीं खाता, कभी मिल्क नहीं पीता। कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए। 2 साल तक जिस बच्चे से हम ये उम्मीद लगाए हुए हैं कि ये वो 5% बच्चों में जाकर बैठना चाहिए जहां सक्सेस हो सकता है, तो वो 5% में जाने के लिए बच्चे का मन अच्छा बना रहना जरूरी है, उसका कंसंट्रेशन बना रहना जरूरी है, और उसके कंसंट्रेशन के लिए उसके हेल्थ का अच्छा होना जरूरी है। और हेल्थ अच्छी होने के लिए हमको डाइट प्लान करना पड़ेगा। हमको बनाना पड़ेगा कि आपके बच्चे का ब्रेकफास्ट टाइमिंग क्या है, आपके बच्चे का लंच टाइम क्या है, आपके बच्चे का डिनर का समय कौन सा है, आपका बच्चा खाने में कौन से सप्लीमेंट्स यूज करेगा, ये तय करना पड़ेगा। और ये जब हम तय करेंगे और अच्छे फूड सप्लीमेंट्स हम बच्चों को देंगे तो ये उसके हेल्थ स्टेटस को कंट्रीब्यूट करेगा, और हेल्थ स्टेटस बच्चे का अच्छा बनेगा तो कंसंट्रेशन में भी उसको मदद मिलना शुरू होगा। फ्रेंड्स, जब इन चीजों को लेकर हम वर्क करना शुरू करेंगे, हम मेडिटेशन के बारे में सोचना शुरू करेंगे, हमको लगेगा नहीं बच्चे की हेल्थ, मन अच्छा बना रहना चाहिए, तो हमने हेल्थ की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। हेल्थ की तरफ ध्यान देने के लिए डाइट की तरफ ध्यान दिया। कंसंट्रेशन और ज्यादा अच्छा होना चाहिए, हमने मेडिटेशन स्टार्ट करवाया, 15 मिनट 20 मिनट का मेडिटेशन स्टार्ट करवाया। तब कहां जाकर बच्चों के रिजल्ट्स आना शुरू होंगे।
और तब जो रिजल्ट्स आएंगे वो चौंकाने वाले रहेंगे, क्योंकि उसमें सभी तरह का कंट्रीब्यूशन रहेगा। लास्ट मुद्दे पर आता हूं इस एपिसोड के, और लास्ट मुद्दा ये है कि हम सोचते हैं बड़े अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में हमने बच्चे को डाल दिया तो रिजल्ट बहुत बढ़िया आ गए। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, सब बड़ा, सारे पेरेंट्स जा रहे, सारे बच्चे जा रहे, बढ़िया, अच्छा सा वातावरण तैयार कीजिए, बढ़िया, भगवान से पढ़वा लीजिए बच्चों को, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तकलीफ नहीं। हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में बच्चे को डाल रहे हैं, लेट मी टेल यू वेरी फ्रीली एंड फ्रैंकली, कोचिंग ऑर्गेनाइजेशंस में बच्चों को सम्मिलित करते हुए हमारे कंसर्न के क्या विषय होने चाहिए, उन विषयों पर छोटा सा चिंतन आपके सामने रखना चाहता हूं। चिंतन का पहला दृष्टिकोण, जिस कोचिंग इंस्टीट्यूशन में हम अपने बच्चे को डाल रहे हैं, उस कोचिंग इंस्टीट्यूशन में हमारे बच्चे की आइडेंटिटी, उसका रोल नंबर नहीं होना चाहिए। हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं तो आपके बच्चे का रोल नंबर ही कंसिडरेशन, हाँ इसका क्या ये 1101, उसका क्या तो 1201, उसका क्या 1301, नहीं। आपके बच्चे की आइडेंटिटी, आपके बच्चे का नाम होना चाहिए। इतना पर्सनल अटेंशन जिस इंस्टीट्यूट में आपको एक्सपेक्टेड है, उस इंस्टीट्यूट में बच्चों को डालने के बारे में सोचिए, आपको ज्यादा अच्छे बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, आपके बच्चे का मैंने कई बार देखा है, बच्चे जब कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन में एंटर करते हैं तो अपने सिस्टम के हिसाब से चीजों को बनवाना चाहते हैं, वैसा नहीं होता। जिस ऑर्गेनाइजेशन में बच्चे को हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को समझना पड़ेगा, और दोनों सिस्टम को समझना पड़ेगा। आज वो दौर चला गया कि सिर्फ एकेडमिकली 4 टीचर पढ़ा रहे, एक्सेलेंट पढ़ा रहे और रिजल्ट आ जाएंगे, नहीं। आज ये 4 टीचर एक्सेलेंट होने के बावजूद टीचर की स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। आज पता चला 10 टीचर यहां से वहां माइग्रेट हो गए, 10 टीचर वहां से वहां माइग्रेट हुए, किसका नुकसान हुआ? ऑर्गेनाइजेशन का? बिल्कुल नहीं। उन टीचर्स का जो ये इंस्टीट्यूट छोड़कर दूसरे इंस्टीट्यूट में गए? बिल्कुल नहीं। सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों को झेलना पड़ेगा, और बच्चों ने नुकसान नहीं झेलना चाहिए, ऐसा यदि हम चाहते हैं तो हमको दोहरी व्यवस्था पर ध्यान देना पड़ेगा। स्टेबिलिटी ऑफ फैकल्टी पर भी ध्यान देना पड़ेगा, और स्टेबिलिटी ऑफ फैकल्टी के अलावा नॉन एकेडमिक साइड पर भी ध्यान देना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन के काउंसलिंग साइड पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तब कहां जाकर हमारे बच्चे सक्सेस अचीव करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे किसी परफॉर्मेंस देते वक्त में बोर्ड में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, कॉम्पिटिटिव में अच्छा परफॉर्मेंस आ जाता है। हमको बैलेंसिंग के बारे में सोचना पड़ेगा। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में हमारा बच्चा ज्वाइन करे तो बोर्ड और कॉम्पिटिटिव दोनों के बैलेंसिंग को लेकर बच्चे को डेवलप होना पड़ेगा, तब कहां जाकर हम अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद कर पाएंगे। और लास्ट में, ये ऑर्गेनाइजेशन से हमारी कनेक्टिविटी लगातार बनी रहनी चाहिए। हमारी कनेक्टिविटी यदि इस ऑर्गेनाइजेशन से बनेगी तब कहां जाकर हमारा काम बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। और आमतौर पर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम बच्चे को डालने के बाद साल भर तक, 6 7 महीने तक, या पहला रिजल्ट हाथ में आने तक कुछ भी नहीं देखते, जिसके कारण आधे से ज्यादा समय निकल जाता है और बाद में हम पछताते कि बच्चे का रिजल्ट नहीं आ पाया। मैंने कहा बच्चे के सफलता के लिए या बच्चे के फेल्यूरेंस के लिए 95% रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे के खुद की है, बाकी फैक्टर्स 5% वर्क करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, 5% वर्क करते हैं। तो आप सोचिएगा कि बच्चे का खुद का फोकस, बच्चे का खुद का परिश्रम जो बच्चों को बनाने वाला है, उसको लेकर हमने अवेयर रहना चाहिए, उसको लेकर हमने अवेयरनेस शो करनी चाहिए। लास्ट चीज जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं, मैंने मेरे लाइफ में ऐसे लोग देखे जिनको 98% था 10th स्टैंडर्ड में और बाद में कुछ भी नहीं कर पाए। अभी किसी ऑर्डिनरी कॉलेज में है, बीबीए कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। और मैंने ऐसे भी बच्चे देखे जिनका 56-57% था 10th में, लेकिन लाइफ में ऐसा कुछ कर गए जो कोई सोच भी नहीं सकता था। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे जिन्होंने आईआईटी में टॉप किया, लेकिन कंपनी उनको कैरी ऑन करने को तैयार नहीं, क्योंकि उनका प्रेजेंटेशन स्किल खराब है। और मैंने ऐसे भी बच्चे देखे जो ऑर्डिनरी लेवल पर थे, कोई बड़े लेवल पर क्रैक नहीं कर पाए एग्जाम, लेकिन प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा था तो लाइफ में बड़ा अचीव कर पाए। हमने ये सोचना चाहिए कि आज के दौर में जिस युग में हम और आप रह रहे हैं, उस युग की कुछ प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, और उनमें सबसे बड़ी आवश्यकताएं है कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल। आपके बच्चे के पास में उसका प्रेजेंटेशन स्किल का होना अनिवार्य है, जरूरी है, और जब उसका प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा होगा तो उसके सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। 2, टेक्नो सेवी होना जरूरी है। टेक्नोलॉजी से आपका बच्चा परिचित होना चाहिए, उसका टेक्नो सेवी होना जरूरी है, उसको टेक्नोलॉजी समझ में आनी चाहिए।
और लास्ट में आपका बच्चा एक्सप्रेसिव होना चाहिए, मुखर होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये यूट्यूब चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल का आनंद उठाइए, इसके बाद के भी एपिसोड को बहुत सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।